अभी आजकल इतने सारे फील्ड हो गए हैं, मेडिटेशन है, हेल्थ है, ये है वो है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यार ये फील्ड स्टार्ट करो और इस पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं? तो ये ऑनलाइन अर्निंग वाले सिस्टम में मैं जब आया ना, तब मुझे माइंड में आया कि यार अब यूट्यूब का करते हैं कुछ। जैसे माइंड में थॉट आया, किसी चीज़ का रिग्रेट है आपको कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की तो इसकी वजह से वो छूट गया? दो चीजें होती है, या तो उसके लिए बने नहीं हो कि यार मैं बना किसी और चीज के लिए हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, तो या वो नहीं कर सकते, नहीं बने हो तो नहीं बने हो, ठीक है। अब मैं ठीक है डांस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जो करेंगे मैं अपनी फील्ड में ठीक हूँ, आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कैसे होंगे। तो वायरलिटी का मतलब आपको जब बिल्कुल स्टार्टअप कर रहे हो ना, तो आपके लिए 50 व्यूज भी आते हो तो आप उसको भी वायरल ही समझो। कई सारे ऐप क्रिएट होते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, आप बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है? तो वायरलिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो आप अपनी एज के हिसाब से, जब आप कंटेंट क्रिएशन में आए हो वहाँ की एज के हिसाब से आप डिफाइन करो उसको। आपको 10 व्यूज मिलते हैं, 50 मिलते हैं, आप उनकी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि आज अगर आप 10 व्यूज पे 10 लोगों की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप 10 लाख की रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। ये एक रेस है जिसमें 100 लोग भाग रहे हैं, और जो विनर की लिस्ट आई वो 10 लोगों की आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है कि ये सारे 100 लोग हैं, क्या मैं इन 10 में आ सकती हूँ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम पॉडकास्टर। यहाँ बात होती है उन लोगों से जो लोग इस जमाने को बदलने के लिए रास्ता बनाते हैं। मैं सपना चौबे, एक 24 साल की लड़की, अपने सपनों को लेकर इस सफर पे निकल चुकी है, और आज हम उनसे बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने कंटेंट क्रिएशन से यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा, और आज वो कई लोगों को हेल्प कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन से यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में, और बहुत लोगों को उन्होंने हेल्प किया है अपने ही वीडियो को वायरल करने में। तो चलिए बात करते हैं दीपक दहिया जी से, जिन्होंने बहुत लोगों को हेल्प किया है और खुद भी एक 23 की ईयर की एज में भी उन्होंने काफी ग्रोथ ली है। कैसे हैं दीपक जी आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू। पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 24 इयर्स की जर्नी में अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने काफी पहले स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट किया था 16 की एज में। 16 की एज में? या ओह नाइस। हाँ जी। तो मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज 16 की एज में आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया और यहाँ तक आप पहुंचे हैं, और जहाँ तक मुझे पता है कि आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट में लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है जो कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करते हैं, डेफिनेटली, और उन लोगों को भी बहुत हेल्प होगी जो इसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दुनिया है कंटेंट क्रिएशन की और यूट्यूब की, सो आज के जो यंगस्टर हैं उनको इस पे फोकस करना चाहिए? मुझे लगता है हर किसी को फोकस करना चाहिए। हाँ, कि इन फ्यूचर में अगर आप जॉब माइंडसेट से थोड़ा हट करके जॉब करते हो, लेकिन आपका जॉब माइंडसेट से हट करके कहीं ना कहीं फ्यूचर में कुछ प्लान है, कुछ करने का, कुछ खुद का स्टार्टअप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी स्टार्ट करने का हो सकता है, या फिर आप इसी में आना चाहते हो डेडिकेटेडली, कुछ भी आपका प्लान हो सकता है। मैं कहता हूँ इनमें से हर किसी को कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा, सीखना चाहिए ये मैं कहूँगा। सीखना तो चाहिए। होता क्या है, ब्रांड्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, हर कोई सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करवा रहा है। उसमें वो वीडियो या तो दूसरों से बनवाएंगे या खुद बनाएंगे। ज्यादातर को खुद को वीडियो बनाना आता नहीं है, ना तो उनको कैमरे के सामने बोलना आता है, ना उनको स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, उनको नहीं आता ठीक से प्रेजेंट करना। तो उसके लिए वो हायर करते हैं अच्छे, जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होती है, जो अच्छे क्रिएटर्स होते हैं, उनको हायर करते हैं, और फिर वो उनके लिए एड्स बनाते हैं, उनके लिए मार्केटिंग वगैरह वो करते हैं। तो अगर वो चीज खुद सीख जाए तो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एक्सपेंस वहां पर उनके लिए बच जाएगा। और अगर आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया से अगर कनेक्ट कर पाए, ये बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने बिजनेस को सोशल मीडिया से कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा लेवरेज दे पाते हैं। होता क्या है कि मान लो मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मेरी तरह कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में तो मास्टर होते हैं, लेकिन उस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू बिजनेस से कनेक्ट करके उसको कैसे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, ये वो नहीं कर पाते। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन उस बिजनेस को सोशल मीडिया से कनेक्ट करके बहुत अच्छा, बहुत लेवरेज कैसे दे सकते हैं, वो दोनों नहीं कर पाते। कुछ होते हैं जो दोनों चीज कर पाते हैं, वो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी होते हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। तो ये दो चीजें अगर किसी ने कर ली तो मजा आ जाता है लाइफ में। फिर बिजनेस में मतलब दौलत की बरसात होती है, ऐसा लगता है कि एक तरफ तो पैसा आ रहा था, लेकिन अगर आपने इससे कनेक्ट कर दिया तो फिर दौलत का अंबार खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये हर किसी को सीखना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, ट्राई करते रहो, डेडिकेटेडली मत लाओ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो, सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो कहीं ना कुछ ट्राई करते रहो, क्योंकि ये चीज आपको फायदा ही फायदा देगी, नुकसान कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, अगर आपने वीडियो बनाया 0 व्यूज उस पे, इसके बाद में क्या इसमें कुछ नुकसान हो सकता है? अगर 1 व्यूज पे आए तो फायदा ही होगा ना आपका। हाँ, बिल्कुल। 2 आए तो फायदा होगा, 100 आए तो फायदा होगा, 1 लाख आए तो भी फायदा होगा। नुकसान कुछ नहीं हो सकता। आपका टाइम जाएगा, लेकिन वो टाइम भी आप दोगे ना कहीं पर, वो आपको फायदा देगा ही देगा। तो हर किसी को इसमें आना चाहिए, ये चीज सीखनी चाहिए,
और डेफिनेटली ये फ्यूचर है, तो सीखना तो पड़ेगा। दीपक जी, एक मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस आंसर के बारे में कि 16 ईयर की एज में मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि 16 की ईयर की एज में मैं शुरू करता हूँ? ओके, तो 16 के आइडिया क्या मतलब यार, मैं तो कहता हूँ चाइना में जो बच्चे होते हैं या फिर वहाँ की गवर्नमेंट और पेरेंट्स वगैरह अपने बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो 4-5 साल से स्टार्ट करवा देते हैं। नो लिमिट्स एक बुक है जो कि मेरी काफी फेवरेट है, और मैंने भी अपनी बुक जो कि लॉन्च होने वाली है कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, अनलॉकिंग ग्रेटनेस, उसका मैं आपको नाम भी रिवील कर देता हूँ यहाँ पर। तो वो बुक लॉन्च होने वाली है। उस बुक में मैंने भी ये लिखा हुआ है कि अगर आपका नॉर्मल माइंडसेट है तो मेरे को सुनो मत, पहले तो मैं ये कहता हूँ। लेकिन अगर आपका माइंडसेट जो है वो हाई अचीवर वाला है तो फिर मुझे थोड़ा सा सुन लो। यहाँ पर मैंने अपनी बुक में लिखा है कि अगर आप साधारण से असाधारण बनना चाहते हो, जो टॉप 1% है दुनिया के लोगों ने, अगर वहां जाना चाहते हो तो फिर आपको जल्दी शुरू तो करना पड़ेगा। अगर मैंने जल्दी सफलता पाई अपनी लाइफ में, मैंने 19 की एज में अपना पहला 1 CR तक कंप्लीट कर लिया था 19 की एज में। क्यों? क्योंकि मैंने 16 की एज में स्टार्ट किया था। अब कोई 24 वाला मुझे अपने आप से कंपेयर करेगा कि यार उस बंदे ने 19 में कर लिया, मैं 24 में कर नहीं पा रहा हूँ। तो तूने स्टार्ट 21 में किया ना, बिल्कुल। तो उस हिसाब से कंपेयर कर। तो मैंने 16 के एज से स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कुछ चीजें छोड़ी, कुछ अपनाई, तो मुझे उसका फायदा मिला। तो जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। और वहां पर अपनी बुक में मैंने एक एग्जांपल दिया है, टाइगर वुड्स आई थिंक गोल्फ में उनसे बड़ा कोई चैंपियन रहा नहीं है, अपने टाइम के मास्टर रहे वो। जब वो 2-3 साल के थे, उनके पापा ने उनको गोल्फ की किट गिफ्ट कर दी थी। तो उनकी शुरुआत 2 साल से हो गई थी, देखा जाए तो। सचिन तेंदुलकर आपने देखा होगा, एक फोटो काफी फेमस है सचिन तेंदुलकर का, वो इतने बड़े थे, 3 साल के 4 साल के, उनके हाथ में एक बैट है। तो क्रिकेट के भगवान बने, तो कहीं से 3 साल से वो दिमाग में बात फिट कर दी गई थी। जब वो 4 साल के 5 साल के भी हुए होंगे तो घर पर ही टेनिस बॉल से ऐसे कर रहे होंगे, हाथ मसल मेमोरी में वो आ गई होगी वो बैटिंग, तो वहीं से स्टार्ट हो गई। 5-6-7 साल से फिर उन्होंने पैड्स पहन करके वो क्लब में गए होंगे सीखने के लिए। तो उनकी ट्रेनिंग तो यार 4-5-7 साल से स्टार्ट हो गई थी। मैंने तो फिर भी 16 साल में स्टार्ट किया। तो ये कहना कि 16 में स्टार्ट किया, जल्दी किया, कुछ नहीं होता। कुछ जल्दी नहीं होता, कुछ लेट नहीं होता। अब मैंने अगर कहा कि 4-5 साल में स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आप 40 में भी करते हो तो भी कोई लेट नहीं है। जब करो तब ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी ना जिन्होंने 40 में किया फिर वो सफल है, कुछ जिन्होंने 10 में किया फिर भी आज कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे भी तो है ना। तो आप जब करोगे तब ठीक है, लेकिन जितना जल्दी आपको ये रियलाइज हो जाए कि मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, आप उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। तो अगर आप जितनी कम आपकी एज है, जितना जल्दी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, और अगर आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतने फायदे में रहोगे। जितने भी चैंपियन इस दुनिया के, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स है, सब ने कहीं ना कहीं पर 10 साल, कम से कम 10 साल की एज से तो स्टार्ट कर ही दिया था। 12-13 में भी कुछ ने स्टार्ट किया, कुछ ने 15-16 में स्टार्ट किया। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना लेवरेज आपको मिलेगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। मैं कहता हूं आपको एक जिंदगी में 10 जिंदगी जीनी है। अब अपने टाइम का सही यूज करो और बहुत जल्दी करो, फालतू चीजें हटाओ, बहुत चीजें करने के लिए अच्छे लोगों के साथ में रहो और एक जिंदगी में 10 जिंदगी जियो। बिल्कुल। दीपक जी, आपको वो हिट कैसे मिला था? जब 16 ईयर के आपने स्टार्ट किया तो एक होता है ना कि पुश मिलता है कि कहीं ना कहीं से मुझे मेरे दिमाग में आ गया, कैसे हुआ आपके साथ? एक्चुअली इंसान क्या होता है, जब 10th क्लास में होता है तो 10th तक तो फिक्स सिलेबस उसका होता है। 10th के बाद में एक बड़ा मोड़ एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है कि यार उसे सब्जेक्ट चूज करना है और फिर उसी फील्ड में ही वो कुछ कर सकता है। क्या तो बायोलॉजी आपने लिया तो आप मेडिकल फील्ड में जाओगे, मैथमेटिक्स आपने लिया तो किसी और में जाओगे, कॉमर्स लिया तो किसी और में, और आर्ट्स का फिर ठिकाने नहीं होते कई लोगों के। तो उस तरह से होता है। तो वहां पर कंफ्यूज होते हैं कि यार हमारा गोल क्या है, तो उस गोल के अकॉर्डिंग हम ये लें, भेड़ चाल में चलकर कुछ तो भी ले लें तो पछताना ना पड़े, क्योंकि यार पूरी करियर का सवाल है, लाइफ का सवाल है। तो क्या करे। तो 10th में ही ये क्वेश्चन था माइंड में काफी टाइम से। अब देखो मैं बताऊं तो मेरे साथ अलग ही सीन हुआ। जब मैं 8th क्लास में था तो मेरा बचपन से हेल्थ में काफी इंटरेस्ट है और मेरा मैथमेटिक्स काफी कमजोर है, वीक हूँ उसमें मैं। तो मैंने सोचा था कि यार ये तो अपन से होगा नहीं। मैं 7th 8th क्लास में कई बार 11th 12th वालों की इतनी मोटी बुक देख लेता मैथ्स से कि दिमाग चकरा जाता। मैंने कि भैया हाथ जोड़ो इस मैथ्स से कि ये नहीं लेना मुझे। तो मैंने कि यार इससे नीचे बायो में आते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स में इज्जत नहीं मिलती है। तो मेरे माइंड में पहले वो था। फिर कुछ लोगों ने मैंने बताया तो उन्होंने अरे बायो में कुछ नहीं रखा, इसमें वो मिल जाएगा उसको कुछ नहीं होगा, मैथ्स लो इसमें बहुत सब कुछ मिलेगा वगैरह, ये सब चीजें माइंड में बैठा दी। तो माइंड में वो बैठा दिया कि यार बायो तो ना थोड़ा सा वीक लोगों का काम है और आपको नहीं आना इसमें। तो 10th में फिर वो भी हट गया। फिर अब क्लैरिटी है नहीं माइंड में कुछ भी। तो 10th में मैंने सोचा कि यार मुझे ना क्या करूँ कुछ मिल जाए ना तो उस यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे, उस यहाँ पे तैयारी करेंगे, 10th की एग्जाम हो जाएगी उसके बाद में। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, यूपीएससी करेंगे। सबसे बड़ी चीज, मतलब सर्च किया तो सबसे बड़ी चीज मिली, यूपीएससी करते हैं। मेरा भी एक ड्रीम था। अच्छा, तो इस पे डिस्कस करेंगे, आप भी मुझे बताना, फिर रिलेट करेंगे चीजों को। तो मैंने यूपीएससी का सोचा कि यार सबसे बड़ा क्या हो सकता है,
मतलब कुछ करना है बड़ा करते हैं, सबसे बड़ा क्या हो सकता है। तो मैंने देखा सब यूपीएससी सबसे बड़ी एग्जाम है और उसमें आईएएस सबसे बड़ी पोस्ट है। हाँ जी। तो मैंने कहा इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में सर्च करते हैं। इसके लिए क्या लेना चाहिए सब्जेक्ट, आर्ट्स लेना चाहिए। लेकिन यार अजीब सा लग रहा है आर्ट्स क्यों ले लें, और सोसाइटी क्या कहेगी पता नहीं क्या रहेगा, और क्लैरिटी फिर भी नहीं है पूरी तरह से। तो मैंने क्या किया, करेंगे तो यूपीएससी करते हैं, पूरा माइंड में प्लान बनाया, लेकिन मैथ्स लेते हैं। और कई लोगों ने मैथ्स लेकर के फिर उन्होंने कन्वर्ट करके किया है। तो एक काम करते हैं, 2 साल तो मैथ्स ही हमारा रहने देते हैं। तो मैंने फिर वो ले लिया। यूपीएससी का माइंड में था, 1-2 महीने मैंने सर्च किया, देखा वगैरह चीजें अलग अलग, 4-5 महीने माइंड में वही रहा। फिर सडनली एक थॉट आया कि यार ये शायद मुझसे नहीं होगा। मैं इस चीज के लिए नहीं बनाऊं। मैंने अपने आप से सच बोल दिया कि ठीक है मैं अच्छा हूँ पढ़ाई में भी और बाकी चीजों में भी, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मैं इतने लोगों में से इतने कम में आ जाऊंगा। हो सकता है मैं किसी और चीज में आ जाऊं, लेकिन इस चीज में तो भाई नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि मैं अपनी क्लास में भी अगर नंबर 1 नहीं आ पा रहा हूँ तो इतने लोगों में कहाँ से आऊंगा मैं। ठीक है मैं टॉपर की लिस्ट में था, टॉप 3 में, टॉप 5 हमेशा में रहता था अपने स्कूल वगैरह में भी, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुझे रियलिटी पता है कि उसके लिए क्या चाहिए और मैं किस लेवल पर हूँ। और अगर मैंने तैयारी की भी सही, खुद बहुत प्रेशर डाल करके, फैमिली से दूर रह करके, फैमिली का इतना खर्चा कर करके, और मैंने पढ़ाई की भी और नहीं हुआ, तो यार कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मुझे कोई लालच नहीं है, मैं कम कमा के भी अपने शहर में रह करके खुश रह सकता हूँ। तो मैंने वो सोचा कि इसको हटाते हैं और कुछ और करेंगे। तो वो ड्रीम मैंने 11th क्लास में हटा दिया वहां से। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आया, मैंने लिया मैथ्स था। लिया मैंने मैथ्स, ठीक है, क्योंकि मैथ्स 10th में ठीक लगा था, तो लिया मैंने मैथ्स। इंटरेस्ट था बायो में, और ड्रीम के हिसाब से मुझे आर्ट्स लेना चाहिए था। तीनों हो गए। अब जब मैंने यूपीएससी का माइंड से हटा तो इंटरेस्ट आया बिजनेस में, जिसके लिए मुझे कॉमर्स लेना चाहिए था। अजीब दास्तां है वही। मैंने कहा अरे यार कॉमर्स लेता तो काश थोड़ा सा इसके बारे में सीखता, हिसाब किताब के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक चीजें मैं सीखता, पढ़ता। मैं इंटरेस्ट के लिए पढ़ता, मुझे तो बेसिक बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, कैसे काम करता है ये सीखना, ये क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं पढ़ना था मुझे उसलिए पढ़ना था। मैंने कहा यार काश कॉमर्स होता तो इस तरह से इंटरेस्ट के साथ में पढ़ता। और ये क्या कर रहा हूँ, माइंड में फिर से वही चीज घूम रही काफी टाइम से। जैसे पहले थी ना कि क्या करना है, तो यूपीएससी मैंने तय कर लिया, फिर बिजनेस का माइंड में आया, फिर गवर्नमेंट जॉब का माइंड में आया। तो यार कुछ ना कुछ तो करना है, क्या करें, कुछ ना ऐसा था माइंड में। मैंने कहा यार 11th क्लास चल रही है, तो अभी ना कुछ ना कुछ हम पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। तो कुछ एप्स आती है ऑनलाइन अर्निंग की, आपने देखा होगा कि तू तेरे दोस्तों को शेयर कर, तेरे को 5 रुपए मिलेंगे। तो मैंने वो कुछ सर्च की, वो देखी मैंने, तो उसमें मुझे दिखा कि यार 10 रुपए मिले, 5 रुपए मिले। मैंने इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 5 रुपए मिले आप विड्रॉल कर सकते हो 200 रुपए या 100 रुपए। इसके लिए 20 लोगों को करना पड़ेगा, 20 लोग मेरी बात मानेंगे भी नहीं, है ना, वो मानते भी नहीं इतने लोग। मैंने कहा इससे काम नहीं चलने वाला, कुछ बड़ा सोचते हैं। तो माइंड में था यूट्यूब, मेरे माइंड में जब मैंने स्टार्ट किया उससे भी 8-10 महीने पहले से था। हाँ, तो मैंने स्टार्ट 16 में किया हो, लेकिन अर्ली 16 या 15 में भी मेरे माइंड में था कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए, यूट्यूब करेंगे, ऐसा था। लेकिन वो किक, एकदम सडन किक वो नहीं थी। तो ये ऑनलाइन अर्निंग वाले सिस्टम में मैं जब आया ना, तब मुझे माइंड में आया कि यार अब यूट्यूब का करते हैं कुछ। जैसे माइंड में थॉट आया, मेरी हाफ ईयरली एग्जाम चल रही थी, तो हाफ ईयरली एग्जाम चल रही है, तो मैंने स्टार्टिंग किया कि एग्जाम हो जाए फिर फ्री माइंड से करेंगे। हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के बीच में 11th में काफी फर्क है, और टेंशन है नहीं एनुअल एग्जाम का भी। 11th में सब फ्री रहते हैं भैया, टेंशन है नहीं, तो ये हो जाए फिर हम करेंगे। दिसंबर का महीना था, और मैंने अपने माइंड में एक थॉट बिठा दिया कि यार मुझे ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा, मुझे यूट्यूबर बनना है। मैंने जस्ट थॉट एक बिठा दिया माइंड में। उसके बाद में एग्जाम चल रही है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं कि अब कब खत्म एग्जाम हो, कब हम स्टार्ट करें, तो वहां से फिर ये थॉट आया कि यार बढ़ता गया कि यार बस कब खत्म हो। तो जो फीलिंग थी पहले दिन और हर दिन के साथ में फीलिंग बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसा हो गया कि 10-15 दिन बाद तक तो मेरे माइंड में ये एक चीज बैठ गई कि मुझे लाइफ में यूट्यूबर ही बनना है अभी तो। मुझे अपना करियर अभी यूट्यूब में ही बनाना है। इतना इंटरेस्ट मुझे जाग गया। कहाँ से आया, मतलब कोई आपको इंस्पायर किया? कोई नहीं, मतलब यूट्यूब में मेरा इंटरेस्ट, देखिए मैं फेसबुक नहीं चलाता था, इंस्टा नहीं चलाता था, ट्विटर और लिंक्डइन की कुछ टाइम कोई इज्जत थी नहीं शायद इतनी। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म था जिसमें मैं बहुत वीडियोस देखता था। मैं कैसे वीडियोस देखता था, मैं सेल्फ हेल्प के संदीप सर के वीडियो देखता था, संदीप माहेश्वरी सर के, विवेक बिंद्रा सर के, इनके वीडियोस देखता था। मैं एजुकेशनल वीडियोस देखता था, कुछ सीखता था, मोटिवेट होता था। तो इस तरह की वीडियोस में कंज्यूम करता था, और मुझे काफी, और हेल्थ की वीडियोस में देखता था, हेल्थ में मेरा काफी इंटरेस्ट है। तो इस तरह की चीजें मैं देखता था। तो मेरा जो मोस्टली कंज्यूम टाइम था फोन में अगर कहीं पर, तो मेरा सिर्फ यूट्यूब का ही था। तो यूट्यूब पे इंटरेस्ट था, और काफी टाइम था कि यूट्यूब पे पैसे वीडियो बनाते हो तो पैसे मिलते हैं, फेम रहते हो, तो एक अलग एक जोश जुनून होता है ना, तो वो वाला सीन था कहीं ना कहीं पर। तो मैंने सोचा अपने माइंड में इम्प्लांट मैंने कर दिया कि मुझे बनना है, और टाइम के साथ में फीलिंग बढ़ती जा रही है। मतलब 15-20 दिन बाद तो ये हो गया कि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन रखना ही नहीं है। किस एज में आया था ये फीलिंग? एट द एज ऑफ 16। 16? हाँ, मतलब हाँ 16 की एज में आया था मुझे। हाँ, तो 16 एज, और उसके ऊपर कितने 2 महीने, मतलब 5 नवंबर 2002 का मेरा बर्थ है। तो 5 दिसंबर आप समझ लो, 5 दिसंबर 2018
ओके। हाँ, मतलब 1 महीने पहले ही मैं 16 का हुआ हूँ, तो होते ही मेरे ये माइंड में आ गया था। ओके। तो तब से माइंड में आया, और बस यही है कि लोगों में यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि कौन सी आवाज आपकी मन की है और कौन सी आवाज आपकी दिल की है, कुछ नहीं करना, वो थॉट लो और कुछ टाइम आप रुक जाओ। पीछे चलते हैं थोड़ा सा स्टोरी में। यूपीएससी का मैंने लिया, वो मैंने अपने ऊपर थोपा था कि मुझे क्या करना है, तो यार सबसे बड़ा क्या हो सकता है वो करते हैं। अंदर से नहीं आया कि यार ये चीज तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो मैं ये चाहता हूँ, नहीं, सबसे मैंने सर्च किया सबसे बड़ा क्या है, तो उसमें हम जाते हैं। वो मैंने बाहर से अपने ऊपर थोपा था, वो मेरे मन की आवाज थी। मैं अपने आप पे बार बार प्रेशर डाल रहा था, जानबूझ करके वो फीलिंग अंदर डाल रहा था, वो डल नहीं रही थी। तो रुक करके कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। लेकिन यहाँ पर 15 ही दिनों में मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज मेरे लिए बनी है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ और ये मैं चीज कर सकता हूँ, ये चीज मेरे अंदर आ गई। तो आपको पता करना है कैसे आपकी आवाज मन की है, दिल की है। सिंपल सा स्टेप है, आप बस कुछ टाइम रुक जाओ। अगर पहले दिन जो आपकी फीलिंग थी 15-20 दिन बाद आपकी जो फीलिंग है वो 10 गुना ना हो जाए, तो फिर वो आपकी दिमाग की आवाज, मन की आवाज थी। लेकिन वो जो फीलिंग है वो 10-20 गुना तेज हो जाए, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाए, तो आपके दिल की आवाज है। बट दीपक जी, मैंने देखा कि कई लोग तो 10-10 साल अपने जिंदगी में वो बात लेकर चलते हैं, बचपन से 5 साल के एज में 15 साल के एज तक वो रखते हैं कि मुझे ये काम करना है, बट उसके बाद भी वो चेंज कर देते हैं। 2 चीजें होती है, या तो उसके लिए बने नहीं है वो, कि यार मैं बना किसी और चीज के लिए हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, तो वो नहीं कर सकते, नहीं बने हो तो नहीं बने हो, ठीक है। अब मैं ठीक है डांस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जो करेंगे, मैं अपनी फील्ड में ठीक हूँ, नहीं कर सकता, मैं जहाँ करके 10 साल दूर डांस में नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्यों करूँ मैं डांस। तो वो बात हो गई ना। तो या तो आप उस चीज के लिए बने नहीं हो, या फिर आप में ही कमी है। अगर आप उस चीज के लिए बने हो, आप उसमें नहीं कर पा रहे हो, 100% आपकी गलती है। आप उसमें प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, टाइम दे रहे हो तो आप सीख नहीं रहे हो, क्योंकि लर्निंग बोरिंग होती है, माइंड पर टॉर्चर होता है। तो माइंड पर टॉर्चर करना, बोरिंग चीजें सीखना, सीख करके आगे बढ़ना, प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस करना, अटल अनुशासन अपने अंदर लाना, ये चीजें लोग नहीं करते, तो नहीं बन पाते। तो या तो आपने गलत चीज चूज की है, लेकिन अगर आपने सही चीज चूज की उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली आपकी गलती है। तो आपने अपने लाइफ में ये बैलेंस कैसे बनाया, लाइक स्टडी, फिर उसके बाद यूट्यूब पे आना, कंटेंट क्रिएशन, ये बैलेंस कैसे आया आपके लाइफ में? बैलेंस आया ही नहीं एक्चुअली। हाँ, 11th क्लास में मैं था, मैंने स्टार्ट कर दिया था, और 11th की एग्जाम में फिर मैंने थोड़ा स्टॉप भी किया था अपना कंटेंट बनाना, और माइंड में था कि बस जैसे ही 11th की क्लास एंड होती है, 2 महीने हैं बेटा तेरे पास, या तो तू इन 2 महीने में कुछ कर ले, अपने आप को प्रूव कर दे, दुनिया को प्रूव कर दे, या फिर तेरी लग गई, क्योंकि अगली क्लास 12th है, आप भैया अच्छे हो पढ़ने में, टीचर्स का पे एक्सपेक्टेशन है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, सब दूर से प्रेशर है, तो आपको वहां पे वो चांस नहीं मिल पाएगा जो कि इन 2 महीनों में मिल पाएगा। तो 11th क्लास के बाद की जो समर वेकेशन थी, वो जो 2 महीने मुझे मिले थे, वो 2 महीने थे जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। उन 2 महीनों में मैंने दिन रात एक करके रगड़ करके, मतलब हमारा एक किराए का घर था, वहां पर एक स्टोर रूम टाइप से अलग जगह थी जहां पर चादर वगैरह लगे हुए थे और भीषण गर्मी थी, और वहां पर जाकर के मैं पसीने में तरबतर होकर के वॉइस ओवर करता, वीडियोस बनाता। 10 मेहनत की, इतनी मेहनत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। सुबह उठ करके सबसे पहला थॉट आके, मतलब नींद, पता नहीं इतना जोश रहता अंदर की ऐसी नींद खुल जाती थी सुबह 5 बजे की, यार एकदम उठे सपने के साथ में, एक ड्रीम को लेकर के यूट्यूब का सोचेंगे क्या वीडियो बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर घूमने वगैरह निकल के उसके बाद फिर वीडियो की स्क्रिप्टिंग करेंगे, फिर दिन में वीडियो शूट करेंगे या फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह की बस ये चीज चलती थी माइंड में। 2 महीने नजदीक, मतलब पहले कुछ महीने तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने आप में थोड़ा रिजल्ट देखा था कि मैं वीडियो बनाने में इंप्रूव कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। अगले महीने मुझे धीरे धीरे रिजल्ट मिलने लगा, और जैसे ही गर्मी की जो छुट्टियां थी एंड हुई, लास्ट डे मेरे 1000 कंप्लीट हो गए। प्रॉमिस मैंने अपने आप से किया था कि मुझे वो फील आ जानी चाहिए, या फिर मेरी ग्रोथ मुझे दिख जानी चाहिए, तो वो मुझे दिख गई कि भाई उस मोमेंट में मुझे लगा 1000 पे कि भाई अपन अब आगे बहुत पहुंचने वाले हैं, अपना फ्यूचर बहुत अलग होने वाला है, अब दुनिया बदलने वाली है अपनी। वो दिख गया था मुझे पूरा क्लियरली, अपने आप में दिख गया था, अपने चैनल में मुझे दिख गया था, तो क्या अब निकलने वाली, तो कॉन्फिडेंस आ गया वहां पर। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से फिर मैं आगे कंटिन्यू कर पाया 12th के साथ में भी। खैर बहुत फैमिली प्रेशर रहा, बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुई स्टार्टिंग में, बहुत टीचर्स का प्रेशर रहा, बहुत अनाप शनाप बातें सुनाई, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन माइंड में वही था कि यार उनको प्रूव करना है, और एक टाइम बस सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तो जैसे पेरेंट्स को भी तो ये लगता है ना कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल लगता है। तो आपने कैसे उनको कैसे मनाया क्या? देखो 2 चीजें होती है, एक ही चीज होती है कि अगर आपको अपने आप पर पूरा विश्वास है तो ही आप अपनी फैमिली को पूरा विश्वास दिला सकते हो। और ये जर्नी है, इतनी बड़ी जर्नी है, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाती है। आपको बहुत लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, कई बार अपनों के ताने सहने पड़ते हैं, फैमिली के ताने सहने पड़ते हैं, मतलब ऐसे लोग जो आपके सबसे करीब है, वो उनका टॉर्चर आपको झेलना पड़ता है, और झेलना पड़ेगा, आप इसको टेकल नहीं कर सकते। बस ये कि अपने एंड से आप उनको पूरा विश्वास दिलाओ, उनको बैठ करके समझाओ चीजें कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीज मैं बेकार नहीं है, मैं कर रहा हूँ। तो उनको टाइम लगा समझने में, और मैंने था कि यार बस कुछ टाइम और, बस कुछ, क्योंकि मुझे दिख गया था क्लियरली कि 4 से 5 महीने बस
मैंने तो, मेरे मामा भी मतलब काफी एजुकेटेड है हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा, वो मेरे साथ में बैठे हुए थे मम्मी के साथ में, मम्मी सुना रही थी ऐसी चीजें करता है, पढ़ाई नहीं करता वगैरह, वो भी बोल रहे थे कुछ। मैंने उनको एक ही चीज बोली थी, जुलाई का महीना था, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, मैंने कहा था आप बस दिवाली तक रुक जाओ, और वो मेरी मतलब मेरी रेस्पेक्ट करते हो, मेरी बात को सीरियसली लेते हो हर चीज को, हर बार वो एकदम अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है रुक जाता हूँ मैं, उन्होंने बिलीव किया मेरी बात पर। हाँ, और मैंने कहा दिवाली तक आप रुक जाओ बस, और पता नहीं मैंने बोला था, और एग्जैक्ट दिवाली के ही टाइम पे मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था। हाँ, और फर्स्ट पेमेंट जब आया तब घर वालों को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो कर रहा था कुछ ना कुछ था ये चीज। हाँ। ये 10,000 भी सडनली आना एक बड़ा अमाउंट होता है ना, मतलब कोई कर रहा है तो यार मंथली वहां पर 7-8 हजार उस टाइम पे इतनी इनकम आती है किसी की, वहां से जहां से एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। हाँ वही उसके बाद में फिर 1-2 महीने बाद फिर से 20,000 आ गए, डबल हो करके। उससे कुछ टाइम बाद 50,000 आ गए, जो कि उन्होंने एक साथ कभी देखे नहीं घर वालों ने, तो एक बार एक महीने में इतने, तो उनको लगा नहीं कुछ तो था ये। तो मेरे माइंड में सिर्फ वही था कि बस कुछ टाइम और सह ले, 3-4 क्योंकि माइंड में है ना कि 3-4 महीने तो सहना है, तो सह लेने दो, बोल लेने दो, बाद में फिर अपना टाइम आएगा। तो वो जो आपको अपना पेशेंस देख करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मुझे पता है मैं क्या अचीव करने वाला हूँ। क्योंकि मान लो कि आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, आपको एग्जैक्ट क्लियर है पूरा कि यार मेरी फ्लाइट है इस टाइम पे, मैं यहाँ से निकलूंगी, मुझे वहां जाना है और इस टाइम पे मैं लैंड कर जाऊंगी। अब आपको कोई कह रहा है कि आप नहीं पहुंच पाओगे, तू क्यों जा रही, क्यों क्या कर रही है, तू वहां पहुंच ही नहीं पाएगी मुंबई, लेकिन आपको क्लियर है कि मैं तो पहुंच जाऊंगी, राइट, तो इनको तो बता दूंगी, मैं जवाब दे दूंगी, तो आप सुन लोगे और आप अपना काम करके उनको जवाब दे दोगे। तो वो एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर मेरे माइंड में थी कि भाई मैं इनको जवाब दे दूंगा, बस कुछ टाइम से लो, बस कुछ टाइम से लो, बस कुछ टाइम से लो, बार बार अपने माइंड में ये चीज चलानी थी। तो वो चीज मैंने ऐसे टैकल की। ग्रेट। दीपक जी, हमेशा ना जब कोई कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि मैं भी जब स्टार्ट कर रही थी तो मेरे माइंड में भी आ रहा था यार कौन सा फील्ड चूज करे, है ना। अभी आजकल इतने सारे फील्ड हो गए हैं, मेडिटेशन है, हेल्थ है, ये है वो है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यार ये फील्ड स्टार्ट करो और इस पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं? अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन है कि कैसे नीश अगर कोई सेलेक्ट करे, मैं कहता हूँ क्या चलेगा, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चलेगी। अच्छा, बना लो इस पे कंटेंट। ओके, मैं कहता हूँ कोई नया आता उसको, क्या ये क्या, इस पे मैं क्यों बनाऊं? हाँ। यार मैंने बता दिया, बना इस पे कंटेंट। ये क्वेश्चन ही गलत है, आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए ना। मैंने कहा कि मैं पहले क्या कंटेंट कंज्यूम करता था, मैं सेल्फ हेल्प का कंटेंट कंज्यूम करता था, मोटिवेशन का कंज्यूम करता था, बस मेरा वही इंटरेस्ट है, उसी को मैं 5 साल तक बना सकता हूँ, 10 साल तक बना सकता हूँ, सालों तक बना सकता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन, किस फील्ड में आप कंटेंट को सालों तक बना सकते हो, वो अपने आप से पूछो आप। नहीं आंसर मिल रहा, एक और क्वेश्चन करो, मुझे किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, जिस तरह के वीडियोस आप देखते हो बस उसी तरह का कंटेंट आपको बनाना है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है उस पे फोकस करो, नहीं कि कंटेंट किस पे ज्यादा जा रहा है। हाँ, क्योंकि आप अगर इसे ढूंढ करके आ गए ना, आप नहीं टिक पाओगे। ऑन एन एवरेज एक कंटेंट क्रिएटर की जो एज होती है, लाइफ स्पेन होता है, वो 3 साल होता है। 3 साल से ज्यादा कोई कंटेंट क्रिएटर टिक नहीं सकता ऑन एन एवरेज। कुछ होते हैं जो 10 साल भी टिक जाते हैं, 20 साल तक भी, 15-20 साल तक भी राज करते हैं, और कुछ होते हैं जो 6 महीने में भी निकल जाते हैं, 8 महीने भी, 10 महीने में भी, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 साल होते हैं। मुझे 7वां साल चल रहा है, 3 साल ही एवरेज होती है। तो आप इसे ढूंढ करके एक्सटर्नली कुछ लेकर के आ रहे हो ना, आप नहीं टिक पाओगे 1 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, खत्म हो जाओगे इंडस्ट्री से, आपका मन तक नहीं करेगा बनाने का, आप इतने खत्म हो जाओगे। इसलिए जिस चीज में आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो ना, बस आप उसी में लॉन्ग टर्म में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज आप टाइम दे करके करो, क्योंकि बहुत लंबी चीज हो, टाइम दे करके करो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा अपने अंदर झांको, नई नई चीजों में इंटरेस्ट डेवलप करो, एक्सप्लोर करो चीजें, कि 5 चीजें करोगे, 5 में से किसी एक में इंटरेस्ट आएगा, फिर आप देखोगे अच्छा मैं इस चीज में इंटरेस्टेड होता हूँ तो इसमें कंटेंट बनाता हूँ। आप टाइम दे करके करो, लेकिन ऐसे मत आओ, फिर ऐसे आप डिसअपॉइंट होगे, कंटेंट बना लोगे, कुछ मिलेगा नहीं, और फिर आप कभी आओगे नहीं वापस। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ अच्छा चूज करो जिसमें आप पैशनेट हो, और फिर आप इसमें आओ। ग्रेट। दीपक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार कंटेंट तो बना लेते हैं बट वायरल ही नहीं होता है। आई गेस ये सबका चैलेंज है कि वायरल ही नहीं होता है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये, मुझे लगता है आप ये बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। वायरल की डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? जो जिस पे ज्यादा रीच आए, ज्यादा वायरल हो। कितनी रीच, मतलब कितने व्यूज? एटलीस्ट 2 वो जाए, 10 लाख 15 लाख ऐसा, मतलब 1 मिलियन 1.5 मिलियन। हाँ, इतना। ओके, ठीक है। और लोगों को वो नंबर चाहिए, तभी उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी उनको रहेगा। ऐसा नहीं होता। देखिए मेरे केस में स्टार्टिंग में बताऊं मैं, तो मेरे पहले मैं खुद देखता था तो मेरे 20-30 व्यूज आते थे अलग अलग फोन से। मैं कोई फैमिली में कोई आ गया, रिलेशनशिप में कोई आ गया, वो रिलेटिव कोई आ गया, अगर मैं अपने फोन से देखता रहता था वीडियोस, तो उससे व्यूज आते थे। ऑर्गेनिकली 0 व्यूज आते थे। कुछ टाइम बाद 15-20 व्यूज आने लगे, फिर 40-50 व्यूज आने लगे। जब 100-120 व्यूज जेन्युइनली आने लगे, मैं बहुत खुश था। मतलब व्यूज आ रहे हैं हर वीडियो पर 100 पहले नहीं आते थे, अब व्यूज आ रहे हैं, तो मैं उससे बहुत खुश था। उसके बाद में कुछ टाइम बाद 200-300 व्यूज हर वीडियो पाने लगे, 400-500 व्यूज हर वीडियो पाने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। क्या 400-500 व्यूज आ रहे हैं हर वीडियो पर, तो बहुत बड़ी चीज है। तो वो फीलिंग तो लोग आती नहीं है यहाँ पर।
जब तक वो फीलिंग आएगी नहीं, आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कैसे होंगे? तो वायरलिटी का मतलब आपको जब बिल्कुल स्टार्टअप कर रहे हो ना, तो आपके लिए 50 व्यूज भी आते हो तो आप उसको भी वायरल ही समझो। 50 लोगों ने आपकी वीडियो देखी जेन्युइनली, आज 50 देख रहे, कल 50 लाख भी देख लेंगे। तो 400-500 मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। 400-500 से 1000-2000 कुछ आने लगे रेगुलर व्यूज, 1000-2000 से 10,000 आने लगे। 10,000 को मैंने वायरल कहा था अपनी भाषा में उस टाइम पे। और मेरे लिए थी भी सही यार, पहली बार अपने 7-8 महीने इतनी घिस करके मेहनत की, रगड़ करके मेहनत की, जान लगा दी, और आपके 10,000 व्यूज पहली बार आप किसी वीडियो पर आए आपके, तो वायरल ही है ना। 40 वीडियो में से कोई एक 10,000 गई है आपका पहली बार, तो वायरल है। 10,000 मेरे लिए वायरल थी। उसके बाद कोई 50,000 गई, वो वायरल हुई मेरे लिए। 1 लाख गई, तो मुझसे कोई मिलेगा तो मैं यही कहूंगा ना कि यार कितने क्या व्यूज आते हैं, कौन सी वीडियो चली, तो मैंने क्या वो वीडियो काफी वायरल गई, 1 लाख व्यूज है। वो वायरल की डेफिनेशन उस टाइम पे। तो वायरलिटी की जो डेफिनेशन है ना, वो आप अपनी एज के हिसाब से, जब आप कंटेंट क्रिएशन में आए हो वहां की एज के हिसाब से आप डिफाइन करो उसको। आपको 10 व्यूज मिलते हैं, 50 मिलते हैं, आप उनकी रेस्पेक्ट करो। क्योंकि आज अगर आप 10 व्यूज पे 10 लोगों की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप 10 लाख की भी रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। जो 10 की रेस्पेक्ट करेगा वही आगे जाकर के 10 लाख डिजर्व करेगा। तो आप 10 व्यूज आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनके लिए काम करो, उनके बारे में आप सोचो। तो उन 10 लोगों के बारे में सोचोगे तो 10 से 50 आएंगे, 50 से 500 आएंगे, 500 से 5,000, 5,000 से फिर 5 लाख भी आ जाएंगे। तो मैंने हर बार हर छोटी से छोटी सक्सेस को अप्रिशिएट किया, मैंने पेशेंस रखा, उनकी वैल्यू मैंने की, और मैं ग्रो करता गया। सो मेन इज पेशेंस। पेशेंस मैंने, और वायरलिटी की जो डेफिनेशन है, मैं देखता हूँ यार, मतलब मेरे नॉन में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर है, वो मुझसे पूछते भी है, मैं उनको बता भी देता हूँ। उसके बाद में उनके 1-2 महीने में चैनल स्टार्ट करते हैं, उनके कुछ वीडियो 4-5 हज़ार व्यूज पे चले जाते हैं, 1-2 हज़ार व्यूज पे चले जाते हैं, रेगुलर इतनी व्यूअरशिप आती है, वो से खुशी नहीं है। वो मेरी व्यूज को देख करके बोलते हैं, किसी और की व्यूज को देख करके बोलते हैं, यार इनका पॉडकास्ट चला नहीं, मेरा वीडियो ये नहीं चला, वो नहीं चला, मैं क्या करूँ। यार भाई मेरे 2 महीने लग गए थे 40-50 व्यूज रेगुलर आने में, तेरे 1 महीने में 1000 व्यूज आ गए। मेरे तो 4-5 महीने, तू तो कुछ मेहनत भी नहीं कर रहा है, मैंने तो सारी मेहनत खुद की, सारी चीज खुद सीखी, मैं दिन रात मेहनत करने के बाद मेरे इतने आए थे। तो यार समझते नहीं लोग, ना पेशेंस से, ना अप्रिशिएट करते हैं, ना उसकी वैल्यू करते हैं। आप नहीं कर रहे वैल्यू, तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे एक टाइम बाद। राइट। दीपक जी, आज ना मैंने देखा है कि डेली बेसिस पे कई सारे ऐप क्रिएट होते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। आप बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है फॉरवर्ड कंटेंट क्रिएशन के लिए? कंटेंट क्रिएशन के लिए हाँ। अगर आप फोन के लिए अगर पूछ रहे हैं आप, तो फोन के लिए वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट, एक अलाइट मोशन, और मेरा वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी है, उसमें मैंने दोनों चीजों के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। और अब टॉप नॉच लेवल की एडिटिंग आप उससे कर सकते हो वीडियो एडिटिंग के लिए। थंबनेल के लिए पिक्सल लैब एंड पिक्सआर्ट, इससे आप थंबनेल बना लोगे। उसके बाद में अगर हम कंप्यूटर पर आते हैं, तो वहां पर प्रीमियर प्रो, और उससे भी एडवांस जाना है तो आफ्टर इफेक्ट, दोनों सॉफ्टवेयर, और थंबनेल के लिए फोटोशॉप। बेसिकली आप कैनवा यूज कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 2-4-5 दिन दे दो, फोटोशॉप आप आराम से सीख जाओगे। उसके बाद में फिर फोटोशॉप से आप करो, क्योंकि फोटोशॉप बहुत एडवांस लेवल का है, कैनवा वगैरह में कुछ है नहीं इतना। लोग ना कंफर्ट जोन में फोटोशॉप को देख करके डर लगता है कि यार ये तो कैसा सॉफ्टवेयर है यार, इससे कैसे होगा। कैनवा, अरे वाह सिंपल सा, मजा आ गया। वो देख करके लोग कैनवा में चले जाते हैं, लेकिन फिर वहां से निकल नहीं पाते हैं वो। तो 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन फोटोशॉप में आप आओ तो फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट, ये पीसी के लिए। ये पेड है? हाँ, लेकिन 90% लोग इंडिया में देखिए क्रैक वर्जन यूज करते हैं फ्री में। ओके राइट। सो दीपक जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आपको, ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे अब मैंने स्टार्ट किया है, मैंने इस दुनिया में अपना कदम रखा है, तो आप बताइए कि लाइक मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये एक रेस है जिसमें 100 लोग भाग रहे हैं, और जो विनर की लिस्ट आई वो 10 लोगों की आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है कि ये सारे 100 लोग हैं, क्या मैं इन 10 में आ सकती हूँ? अभी नहीं हूँ, ठीक है, अभी मान लो मैं 100वें नंबर पर ही हूँ, कोई इशू नहीं है, सबसे धीरे भागती हूँ, लेकिन क्या मुझे वो पोटेंशियल है कि मैं 10 में आ सकती हूँ? उन 10 को देख करके लगता है कि 100 को देखकर लगता है कि 10 में तो आ जाऊंगी यार, ये कर लेंगे तो मैं कर लूंगी, और मुझ में है बात वो। या फिर मैं अपनी प्रैक्टिस के दम पे टाइम दे करके, बहुत प्रैक्टिस करके, क्या मैं टॉप 10 में आ सकती हूँ? अगर हाँ आ सकते हो तो फिर आप टॉप 10 में ही। 15-20 पे भी शायद आपको इतना कुछ ना मिल पाएगा, लेकिन ये रेस है, आपको क्वेश्चन करना है कि आप टॉप 10 में कैसे आ सकते हो। बाकी 90 तो उसमें फेल होंगे ही होंगे। ये हर फील्ड में, आप कंटेंट क्रिएशन में आप देखो, आप ओलंपिक्स में जाओगे तो वहां तो 0.001% कुछ रेशो निकलेगा कि 140 बिलियन की पॉपुलेशन, 40 करोड़ की पॉपुलेशन में से एक बंदा भी गोल्ड नहीं ले पाया, वो भी सिल्वर लेकर के आया। तो क्या रेशियो है फिर यार, कि सिल्वर हम 4-5 लेकर के आ रहे हैं, तो क्या ही रेशियो सक्सेस का वहां पर। तो हर फील्ड में आप देखोगे जो टॉप के लोग हैं वो 1% या टॉप 10% ही रहेंगे। तो आप उनमें कैसे आ सकते हो, आपको बस अपने आप से क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आप करोगे, उसके बाद आपको आंसर मिलेंगे। अगर आपको, मैं तो कहता हूँ, अगर आपको ये भी आंसर मिलता है कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, तो अच्छा है। आप यहाँ से आपको मुंबई जाना है,
लेकिन आपने गलत ट्रेन पकड़ ली, गलत फ्लाइट पकड़ ली, या फिर गलत फ्लाइट छोड़ो, गलत ट्रेन पकड़ ली, गलत बस आपने पकड़ ली और आप जम्मू कश्मीर की तरफ निकल गए अपोजिट डायरेक्शन में। अब उस डायरेक्शन में आप निकल तो गए हो, लेकिन जितना जल्दी आप वहां से उतर जाओगे रास्ते में उतना अच्छा होगा आपके लिए वापस जाना। जितना जल्दी आपको रियलाइज हो, जितना जल्दी आप उस बस से उतर जाओ उतना जल्दी आप इधर पहुंच जाओगे फिर से। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो, आपको लगता है कि यार मैंने गलत फील्ड चूज कर ली है, मैं गलत जगह आ गई हूँ, शायद इसके लिए नहीं बनी हूँ, मैं किसी और के लिए बनी हूँ, उसमें कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। अलग अलग फील्ड है, हर फील्ड में कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बहुत मिलेगा। तो वो अगर मिलता है ना तो उसको हाँ करो। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत वीडियो देखे IAS ऑफिसर का इंटरव्यू, IPS ऑफिसर का इंटरव्यू कैसे करते हैं, कैसे इंग्लिश अपनी सही करनी पड़ती है, कैसा स्ट्रक्चर रहता है। टीना ढाबी को मैंने पूरा उस टाइम स्टडी किया था कि कैसे वो पढ़ती थी, मैंने सब कुछ किया। और 4-5 महीने बाद जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे बहुत दर्द भी हुआ कि यार मेरा सपना जो मैं 4-5 महीनों से लेकर के चल रहा हूँ आंखों में, इतनी उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और वो चला गया एक तरह से। पर वो सच बोलना तो मेरे लिए आज काम आया वो, अदरवाइज मैं मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा होता, कुछ होता नहीं। फिर उसके लिए छोटी मोटी एग्जाम बैंकिंग वगैरह में कुछ ट्राई करता, 40-50 हज़ार मंथली कुछ गवर्नमेंट जॉब में सैलरी लग जाती मेरी इतनी, और वो मैं करता रहता और जब मैं फंस जाता। तो मैंने अपने आप से सच बोला 4-5 महीने बाद भी। तो सच बोलना इंपॉर्टेंट है, अपने आप से सच बोलना भी। लोग डरते हैं कि यार 4-5 महीने दे दिए, अब कैसे छोड़ दूं मैं। नहीं, अरे इसको छोड़ करके 4-5 महीने आप उन चीजों में दे दोगे जिसमें आप बने हो उसके लिए एक्चुअल में, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, ये भी तो सोचो आप एक बार। तो ये सच बोलना अपने आप से इंपॉर्टेंट है। और अगर सच क्विट करने का लगता है, क्विट कर दो, किसी और चीज में जाओ, किसी और नीश में जाओ, कोई इशू नहीं है। और लेकिन अगर ये निकलता है कि हाँ मैं कर जाऊंगी, तो बस फिर वहां से पीछे नहीं हटना। जैसे मैंने अपने आप से कहा कि यार कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या मैं बनाऊं, क्या मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत आ रहा है। मैं आपको बताऊं, अच्छा वीडियो बनाने के लिए इंसान को एटलीस्ट ये चीज तो चाहिए। वो क्या होती है? कैमरा नहीं, फोन का कैमरा, फोन वगैरह, वो चीज मेरे पास नहीं थी। अब आप सोचो, मैं तब आया था। Then how you मेरे सिस्टर का फोन था तो मैंने उससे किया था, हम दोनों का एक फोन था। बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए, वो कभी स्कूल जाती पढ़ाने तो वहां ले जाती, बहुत लड़ाइयाँ होती, मतलब बहुत स्ट्रगल वाली जर्नी रही है, बहुत कुछ झेला उसमें मैंने। लेकिन मैंने अपने आप से 15 दिन में क्वेश्चन कर लिया था, और वो मैंने डिसाइड कर लिया था, कमिट कर दिया था कि मैं कमिट अगर मैं किसी इंसान से भी करता हूँ, अपने आप से भी करता हूँ, तो मैं उसका फिर पक्का रहता हूँ। अपने आप से किए तो मैं उसका पक्का हूँ, किसी इंसान से किए तो मैं उससे कमिट हूँ, तो मैं भाई पक्का हूँ उससे। मैंने अपने आप से कमिट किया था कि बनूंगा तो मैं यही, बनना तो यूट्यूबर ही है, करना तो यही है। अब चाहे कितनी मुश्किलें आए, कितना पीछे हटना पड़े, कुछ भी हो, मैं नहीं हटने वाला। जितना दर्द देखने पड़ेंगे देखेंगे, और जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो बहुत, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, अगर सिर्फ स्टार्टिंग के 25 दिनों में मुझे इतने नई चीज़ पता चली, मतलब ये तक पता चला कि यार मैं 16 साल का हूँ, आप पैसे नहीं कमा सकते यूट्यूब से, क्योंकि 18 से नीचे लो ही नहीं करता यूट्यूब पैसे कमाना। हाँ, और थंबनेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, थंबनेल तो लग ही नहीं रहा मेरे फोन से। मैंने कहा थंबनेल लग ही नहीं रहा है, क्या इशू आ रहे हैं। फिर मैंने पता है क्या रियलाइज हुआ मुझे 15 दिन बाद, मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे पहले पता होता ना कि अगर इतना स्ट्रगल देखना पड़ता है, इतनी चीजें झमेले होते हैं, तो मैं कभी यूट्यूब में आता ही नहीं। लेकिन मैंने अपने आप से कमिट किया है, तो अब पीछे तो नहीं हटेंगे। बहुत चीजें हुई थी भैया कि तो आपके मन में ये नहीं आया कि यार ये यहीं से रिटर्न हो जाता हूँ, नहीं आया ना, देर ना हो जाए। मैंने क्या नहीं, मतलब कि अब थोड़ा सा ये सीख लिया तो थोड़ा कुछ ना कुछ देखते हैं। देखिए, जहां चाह वहां रहा, बहुत कमाल की कहावत है, बहुत बेसिक कहावत है, सिंपल सा मैंने बोल दिया कुछ भी, लेकिन बहुत कमाल की है। जहां चाह वहां रहा। अगर आपके चाह है ना, मतलब जिसके पास फोन ना हो इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, जिसके पास फोन हो, जिसके पास लोग हो, जिसके पास सेटअप हो, थोड़ा पैसा हो, क्या कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब सब कुछ मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। मैंने सर्च किया, इधर देखा, उधर देखा, इससे पूछा, उससे पूछा, अच्छे कमेंट किए, बातें की अलग अलग लोगों से ऑनलाइन जा करके, पर बहुत कुछ मुझे सबका सोल्यूशन मिल गया। हर चीज का सोल्यूशन मिल गया। और सोल्यूशन मिलने के बाद हर बार मैं अपने आप से यही कहता कि यार बस यहाँ आ गए, अब पीछे नहीं हट सकते। और मतलब हट जाता हूँ पीछे। अगर मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, अगर मुझे ये रियलाइज हो गया मैं नहीं बनाऊँ इसके लिए, तो मैं हट जाता पीछे। लेकिन मुझे पता था करना तो यही है, बस फिर वहां से पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। ग्रेट। सो आज इतने सारे क्रिएटर्स हैं, मार्केट में बहुत क्रिएटर्स आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है आज के टाइम पे क्रिएटर्स की दुनिया में कदम रखना क्या सही होगा? ये तो हर फील्ड में क्वेश्चन है। गवर्नमेंट जॉब में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि लाखों लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हजारों का सिलेक्शन होगा, रेशियो तो 1% या उससे कम ही होगा, तो क्या ये सही है? वहां पर भी क्वेश्चन है। ओलंपिक में तो कोई जाएगा ही नहीं अगर ये सोच लेगा, तो कि वहां पर तो 0.0001% कुछ रेशियो निकलेगा। क्रिकेट में भी आप देखोगे, पूरा इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, जाएंगे तो 11 प्लेयर ही खेलेंगे, बाकी आईपीएल में थोड़ा बहुत खेल लेंगे, बाकी का क्या होगा? तो ये हर फील्ड में देखिए, हर फील्ड में। लेकिन अब ये सोचकर कि बहुत लोग आ गए, हम ना आए, ये सोच करके आप नहीं कर सकते। देखिए, मेरे टाइम पर भी भले लोग कहेंगे कि कोविड से पहले कंपटीशन कम था वगैरह, नहीं था यार। मेरे टाइम पे कंपटीशन फुल फाल था, मैं देखता था तो बहुत लोग वीडियोस बना रहे थे अलग अलग तरीके के। पर उस टाइम भी कंटेंट क्रिएटर निकले ना मेरे जैसे। कोविड में कंपटीशन बहुत हुआ, तो कोविड में निकले ना बहुत सारे। कोविड के बाद भी कंपटीशन बहुत था, तो उस टाइम भी कई सारे कंटेंट क्रिएटर निकले ना। आपने देखा होगा 2-3 साल पहले कुछ कंटेंट क्रिएटर आए आपकी नजरों के सामने, उन्होंने ग्रो किया, तो उन्होंने किया ना। तो कंपटीशन हर जगह पे, मैं फिर से वही कहता हूँ, हर फील्ड में 100 लोग भाग रहे हैं, उन 100 में से आप 10 में कैसे आ सकते हो, एक
कैसे बन सकते हो, आप कैसे तेज भाग सकते हो। टैलेंट इतना सा है, ठीक है, काम चल जाएगा, आप उस चीज के लिए बने हो, बस इतना सा क्वेश्चन कर लो कि हाँ बनाऊं, बाकी मैं कर लूंगा प्रैक्टिस के दम पे। तो प्रैक्टिस के दम पे फिर आप प्रैक्टिस कर करके जितना टाइम आप दोगे तो फिर आप नंबर 1 बन जाओगे। क्योंकि सच बता रहा हूँ, सब लोग आलसी है। इस डिस्ट्रैक्शन की भरी दुनिया में लोग ये कहेंगे कि सफल होना बहुत मुश्किल है, मैं इसका जस्ट अपोजिट कहता हूँ, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है यार, बहुत ईजी है। मैंने अपनी बुक में स्टार्टिंग में ही पहले ही पेज पे ये चीज लिखी हुई है, बहुत ईजी है। हर कोई तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हर कोई 3 घंटे 4 घंटे रील्स देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। हर कोई अपने पेन्स को अवॉइड करने के लिए, कंफर्ट जोन को अवॉइड करने के लिए कंफर्ट जोन में बैठ करके वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है। इंसान, ओशो कहते हैं कि इंसान मजे की तरफ तब ज्यादा जाता है जब वो दुख में होता है। दुख में इंसान मजा खोजता है। तो जितना ज्यादा आप पेन में होगे, आप देखना कि जब भी आप पेन में हो तो पेन को अवॉइड करने के लिए आप फोन चलाओगे, कुछ ऐसी चीज आपके माइंड ढूंढेगा जहां पर मजा मिलेगा आपको, काम को अवॉइड करेगा जहां पर प्रेशर मिल रहा है। तो वो चीजें हम करते हैं। तो पूरी दुनिया पे दर्द में है, दुख में है, डिस्ट्रैक्टेड है। तो ऐसे वर्ल्ड में बहुत आसान है सक्सेसफुल होना। मैंने आपसे कहा ना कि 100 लोग भाग रहे हैं, 100 में से 80 लोग तो टाइम पास कर रहे हैं। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा पेन झेलना है, आप 20 में तो पहले आ जाओगे। बस वो 20 से 10 में आने में थोड़ा सा आपको कंपटीशन रहेगा, वहां पर भी आप कमिट करते हो अपने आप से, प्रैक्टिस करते हो दबा करके, आप 10 में आ जाओगे। बहुत ईजी है हर फील्ड में। ग्रेट। जैसे मैंने दीपक जी सुना है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सुना है कि हैशटैग का भी बड़ा रोल होता है। नहीं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करें? हैशटैग का 0 रोल होता है। अच्छा। टेक्स्ट का 0 रोल होता है, डिस्क्रिप्शन का 0 रोल होता है। ओके। टाइटल का रोल होता है उस केस में जब आप थंबनेल से कॉम्बिनेशन उसका बना रहे हो। अदरवाइज थंबनेल में अगर आप सारी कहानी शो करते हो तो टाइटल का भी रोल 10% ओनली। सबसे बड़ा जो रोल है वो 2 चीजों का है, थंबनेल, कंटेंट क्वालिटी नहीं, कैमरा क्वालिटी डजंट मैटर, वॉइस क्वालिटी मैटर करती है, इतनी भी नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत महंगा माइक लो, लेकिन वॉइस क्वालिटी आप फोन से भी करो तो अच्छे से करो। तो वॉइस क्वालिटी मैटर करती है। सिर्फ 2 चीज मैटर करती है, एक है आपका थंबनेल, सेकंड है आपके वीडियो का एंगेजमेंट, आपका वीडियो का कंटेंट, आप कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, आपको पेट में दर्द हुआ और आप मतलब ऐसा दर्द नहीं कि डॉक्टर के पास में भगना ही पड़े, हल्का हल्का पेन हुआ आपको, तो आप देख रहे हो कि यार क्यों होता है दर्द, क्यूरियस होता है इंसान। मैं होता था, मैं सर्च करता था, आपको पेट में दर्द हुआ और आपने यूट्यूब पे सर्च किया इसके बारे में और आपको वीडियोस मिले। आप 3 4 5 वीडियो आएंगे आपके सामने, आप उस किसी एक पर क्लिक करोगे तो पहले तो आप थंबनेल देख करके क्लिक कर दोगे, तो पहली चीज तो वहीं आ जाती है, क्लिक किया थंबनेल देख करके आपने। उसके बाद में आप ये नहीं देखोगे कि इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, कैसा दिख रहा है, आप सिर्फ एक चीज देखोगे, उसकी वॉइस भी आप नहीं देखोगे कि यार वॉइस क्या शानदार है, बंदा कितना अच्छा दिख रहा है, कुछ मैटर नहीं करेगा। ना आप वीडियो का टाइटल देखोगे, ना डिस्क्रिप्शन देखोगे, ना आप कमेंट पढ़ने जाओगे। आपको मतलब है कि यार पेट दर्द के बारे में मैं थोड़ा जान लूं कि इसके लिए क्या होम रेमेडीज हो सकती है, यार ये क्यों हुआ, या आप देखने गए हो तो आप कोई डॉक्टर वगैरह है, कैसा भी है, उसकी वॉइस ठीक है, थोड़ी सी खराब है, लेकिन वो बोल रहा है तो आप उसे रिलेट कर पा रहे हो, उसने जो बात बताई वो सटीक बताई, तो आपको तो सिर्फ उससे मतलब है ना। बस ये चीज मैटर करती है। इस पॉडकास्ट में कोई आया है कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, उसके लिए वो देख रहा है, तो अगर आपने इस पॉडकास्ट को उस फ्लो में चलाया कि बिल्कुल स्क्रैच से तो कैसे ये कंटेंट क्रिएशन बनाया जा सकता है, तो अगर किसी को ये पता चल गया तो उसको मैटर नहीं करता कि सामने लड़की बैठी है तो उसको देख लो मैं, ऐसा नहीं मैटर करता ना, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारा सेटअप इतना अच्छा है, कौन कितना बड़ा है, वो कुछ मैटर नहीं करता, कंटेंट की क्वालिटी बस। बट दीपक जी, कहीं ना कहीं मैंने भी पर्सनली ये नोटिस किया है कि जिसमें कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है वो वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं, तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये पूरा झूठ है। आपने कम क्वालिटी वाले वीडियो देखे ही नहीं है ना। अच्छा। हाँ, कैमरा क्वालिटी मैटर नहीं करती। भुवन बाम जो इंडिया के टॉप क्रिएटर है, वो भी आज भी फोन से शूट करके उस तरह के वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो नहीं करती। कंटेंट क्वालिटी ही मैटर करती है। मिथ्स है कई सारे कंटेंट क्रिएशन में, बहुत मिथ है। वो इसलिए बनाए लोगों ने क्योंकि उनको कंटेंट क्रिएट करने के लिए अपना कंटेंट चाहिए, तो इसलिए वो मिथ क्रिएट किए गए। तो ये सब मिथ होते हैं। बस 2 ही चीजें मैटर करती है, आपका थंबनेल और आपका कंटेंट। बाकी चीजें मैटर करती है आपकी ब्रांड वैल्यू के लिए, लेकिन इनिशियल बेस पे ये चीज इतनी मैटर नहीं करती। ये विद टाइम इंप्रूव हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि सेटअप नहीं होना चाहिए, कैमरा अच्छा नहीं होना चाहिए। आप लो 5 लाख का कैमरा लो, 2 लाख का लेंस लो, 10,000 का माइक लो, 20,000 का माइक लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद की बात है वो सारी। को मैटर जो करता है वो कंटेंट करता है। कितना ही अच्छा आप सेटअप ले लो, आपका कंटेंट में दम नहीं है, सब बेकार है। सबसे जो की पॉइंट है वो एक है, आपने शायद उसके बारे में सुना होगा, 80-20 रूल, कि इस दुनिया की, आपने सुना होगा कि इस दुनिया की जो 20% जो दौलत है, वेल्थ है, 80% जो वेल्थ है वो 20% लोगों के पास में है। ये हर जगह पे रूल अप्लाई होता है। मतलब मेरे YouTube चैनल पे आप देखोगे तो 80% वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वीडियो देखते हैं,
है ना, सिर्फ 20% होते हैं जो सब्सक्राइब भी करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हर जगह अप्लाई होता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि 80% मैटर करती है आपकी वीडियो का कंटेंट, बाकी 20% मैटर करेगा आपका माइक, आपका कैमरा, आपकी विषय का बैकग्राउंड, आपकी शक्ल सूरत, ये सारी चीजें 20% मैटर करेगी। 80% वो करेगी। तो आप सिर्फ इन चीजों पे फोकस करो। मैं देखता हूँ लोग देखेंगे हैशटैग के बारे में सर्च करेंगे, टैग लगाएंगे, एसईओ करेंगे, वेसीओ करेंगे, अनाप शनाप चीजें करते रहेंगे और मेन चीज पे ध्यान देंगे नहीं और बोलेंगे मेरा कंटेंट चलता नहीं। तो मेन जो कोर है आप उस पर फोकस करो। माइकल फेल्प्स जितने मेडल अकेला बंदा लाया ओलंपिक में, हिंदुस्तान पूरे ओलंपिक की हिस्ट्री में 150 सालों में आज तक नहीं ले पाया। पूरा इंडिया मिल करके 4 या 5 गोल्ड हम लेकर के आए शायद तक। वो अकेला बंदा शायद तक कितने एग्जैक्ट मुझे अमाउंट याद नहीं है, पर शायद 24 इतने कुछ उसके आसपास टोटल मेडल्स वगैरह। मतलब उसको ऐसा खड़ा किया गया, यहाँ एक मेडल टांगा, यहाँ टांगा, इस तरह से। राइट। मतलब वो सबसे ज्यादा सुसज्जित, मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन द हिस्ट्री, है ना। इतने मेडल्स, मतलब यार उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। इतने मेडल ना कोई मतलब देश भी नहीं ला पाता हमारे एशिया में। तो कई बार मतलब कुछ कंट्री को छोड़ दे दो, हम इंडिया तो यार 4 गोल्ड मेडल लेकर बैठे हूँ, अकेला बंदा इतने लेकर के बैठा है। तो वो इंसान भी क्या कहता है, उससे पूछा गया क्या सक्सेस का सीक्रेट है आपका, अगर हम भी करना चाहते हो तो क्या करना चाहते हैं। सिंपल है, 4 साल तक हर रोज बिना छुट्टी के 10 से 12 घंटे कंटिन्यूसली मेहनत करो, आप प्रैक्टिस करो, आप भी ये कर लोगे। वेरी सिंपल, कहीं हाथ पांव नहीं मारने। बस उसका क्या फोकस था, ये स्विमिंग पूल है, मुझे इसके अंदर जाना है, प्रैक्टिस करनी है तैरने की, दैट्स इट। सिर्फ मेरा यही 80% है फोकस, जहां मुझे करना है। बाकी फालतू की चीजें 20% जो मुझे मैटर करेगी, डाइट वगैरह, स्लीप वगैरह सारी मैटर करती है, लेकिन 80% वो आपकी उस जगह स्विमिंग पूल में आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो कंटिन्यूसली 4 साल तक, वो मैटर करती है। आप करो उतनी प्रैक्टिस, में गारंटी दे सकता हूँ इतनी प्रैक्टिस करो आप 10 से 12 घंटे की, 1 साल का टारगेट रखो किसी एक चीज में, आप ना जाओ 10% में तो मुझसे कहना। 7 महीने में इंसान आ सकता है। मैं 7 महीने में ग्रो किया क्योंकि मैंने की इतनी प्रैक्टिस, इतना मैंने टाइम दिया, उतनी मेहनत की। आप करो, बहुत ईजी। मैं कहता रहा हूँ, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। आप जाओ तो सही, अब तो यहाँ के ऐसा सर्कल है तो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, बाकी आप अलग अलग जगह पे जाओ, सब डिस्ट्रैक्टेड है, सबकी लाइफ में भटके पड़े हैं। इतना ईजी आज की डेट में सक्सेसफुल होना, बहुत ईजी है। बस थोड़ी सी मेहनत तो करो। आप वो नहीं करना चाहते, आप भी उन्हीं की तरह डिस्ट्रैक्टेड होकर के बोलते हो कि बहुत कॉम्पिटिशन है, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। राइट। दीपक जी, 7 साल आप इस इंडस्ट्री को दे चुके हो। 7 साल मेरे हो जाएंगे दिसंबर में। सो 7 साल में आपने क्या बदलाव देखे, मतलब जो अब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था और अब आप क्या बदलाव देखते हैं? किस चीज में? कंटेंट क्रिएशन में ही, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आपने क्या बदलाव देखे? फंडामेंटल अभी तक सेम है। और एल्गोरिथम हर 2 महीने में बदलता है। आप एल्गोरिथम को कभी टैकल नहीं कर सकते, ना उसके बारे में कभी सीख सकते हो, कभी नहीं। एल्गोरिथम के बारे में सीखने जाओगे 2 महीने बाद वो चेंज कर देगा, लो पटक लो, कुछ नहीं, ना कोई सीख सकता है। यूट्यूब बहुत इंटेलिजेंट है। यूट्यूब मतलब किसका, गूगल का प्रोडक्ट है ना। गूगल इन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आई थिंक दुनिया की 3rd सबसे बड़ी कंपनी है। तो उसका प्रोडक्ट है, आप उसको टैकल नहीं कर सकते, अब उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। पूरी टीम बैठी हुई है जो हर 2 महीने में चेंज कर देती है। तो एल्गोरिथम के पीछे आप नहीं भाग सकते। लेकिन हाँ, मैंने क्या कहा, 7 साल हो गए, फंडामेंटल आज भी सेम है जो मैंने बताया था। कंटेंट मैटर करता है, आप वो करो, छोड़ दो बस यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब बहुत इंटेलिजेंट है, अगर आपका वीडियो डिजर्व करता है, बहुत अच्छा आपका वीडियो है, तो फिर वो वीडियो को उठा देगा। हाँ, मैं कहता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स और अच्छे वीडियोस लॉन्ग टर्म हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्या ये साथ में यूज करके और साथ में कोई भी अगर हम कंटेंट बनाते हैं तो साथ में प्लेटफॉर्म पे डालना चाहिए? बिल्कुल। मैंने गलती की कि मैंने सिर्फ यूट्यूब पे फोकस किया था, इंस्टा पे, फेसबुक पे, बाकी प्लेटफॉर्म पे मैंने फोकस नहीं किया था। वो खैर उसका फायदा मुझे मिला, मैंने एक ही पे फोकस किया तो मेरा सारा फोकस वहां गया, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो भी की। लेकिन हाँ, आप इन प्लेटफॉर्म पे भी रहो। सडनली मान लो आपकी कोई एक चीज़ चली गई पूरी तरह से, तो एटलीस्ट आपकी ऑडियंस है अदर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप लोगों को बता सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ है, तो भैया आप मेरे फिर से नए प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो आपके पास में कोई तो सोर्स है जहाँ पर आपके पास में डाटा है, ऑडियंस है, तो आप रहो। और हो सकता है कि आज यूट्यूब का टाइम है, कल इंस्टा का टाइम आ जाए, जो कि चल भी रहा है रील्स का, तो कब क्या हो जाए। तो आपको यूट्यूबर नहीं बनना है सिर्फ, जो कि मैं उस टाइम सोचता था कि उस टाइम सिर्फ यूट्यूब का ही क्रेज था, इंस्टा पे पोस्ट वगैरह थी, बाकी कुछ था नहीं, तो वीडियो के लिए सिर्फ यूट्यूब ही था। तो उस टाइम मैंने सोचा था। आज की डेट में लोगों को कहता हूँ यूट्यूबर बनने का मत सोचो, आप सोचो कंटेंट क्रिएटर बनने का। आप कंटेंट क्रिएटर हो। आज यूट्यूब इंडिया ने बैन कर दिया, अमेरिका भारत की लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, यूट्यूब बैन हो गया, तो इंडिया नया प्लेटफॉर्म लाएगा, तो आप उस पर कंटेंट क्रिएट करना। तो आप तो यूट्यूबर थे, तो आप तो यूट्यूबर रहोगे नहीं, आप तो कंटेंट क्रिएटर हो ना। तो आप तो किसी और प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना लेंगे। तो सेम विद इंस्टा, तो आप इंस्टाग्राम पर आओ, तो आप वहां पर भी कंटेंट बनाओ। तो आपका जो क्वेश्चन था इसका एग्जैक्ट आंसर यही है, आपको हर जगह कंटेंट बनाना ही है, और जो आपने यूट्यूब पे अपलोड किया वो सेम भी आप अपलोड यहाँ पर कर सकते हो। ग्रेट। और दीपक जी, जैसे कि आप 23 ईयर की हैं, काफी यंग है। सो जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, काफी आपने सक्सेस लिया, कम एज में लिया, कभी दिल टूटा है आपका?
हाँ ये अब ये हाँ दिल टूटा है? हाँ 2 times। ओके, तो उस टाइम आप मतलब एक होता है ना कि इंसान बहुत ही टूट जाता है, तो वैसा भी हुआ होगा आपके साथ? करेक्ट। इससे मैंने आपको बताया था 11th क्लास का था मेरा, तो उस टाइम ठीक है, गर्मी की छुट्टियां थी तो मैंने पूरा किया। और उसके बाद 12th आई तो उस टाइम भी चल रहा था। 12th का काफी था कि यार 12th खत्म हो जाए, उसके बाद में जब डेडिकेटेडली हम इस पे करेंगे काम तो क्या कर सकते हैं तो किया और फिर जब एंड मोमेंट पे जब 12th खत्म होने वाली थी, सारा कुछ वहीं पर पूरा रायता फिल गया। और एट दिस उस टाइम पे सारा कुछ हुआ था। तो वहां से भी सोचा कि यार इतना साल तक वेट किया इस मोमेंट के लिए कि अब मैं अपना ड्रीम अचीव करूंगा, मैं इंडिया का टॉप क्रिएटर बनूंगा, कि मुझे वो पोटेंशियल भी मुझे दिख रहा था कि यार विथ 12th मैं 7-8 लाख सब्सक्राइबर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में गेन कर सकता हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ, छा सकता हूँ। फुल टाइम देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ जब मुझे पूरी फ्रीडम मिलेगी, जब मुझे पूरे, क्योंकि अभी तक मैं फोन से ही कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ पूरी 12th क्लास में एक फोन लेकर के। तो जब मेरे पास सारी चीज होगी तब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं क्या क्या सोच के बैठा था। तो एंड मोमेंट पे सारी चीज हो गई, उसने बहुत कुछ तबाह किया, कई सारे सपने मार दिए, अंदर की चीजें मार दी, कॉन्फिडेंस मार दिया, इनसिक्योरिटी आ गई, सोशल एंजाइटी आ गई, मतलब बहुत चीजें हुई। और उसको 1.5-2 साल फिर लग गया उसको रिकवर होने में। ओके, लेकिन वो चीज सिखाया बहुत कुछ। हाँ, क्या सीखा आपने? हार्ट ब्रेक से टैकल कैसे किया जाता है, मूव ऑन कैसे किया जाता है, मतलब ये मैंने सबसे बड़ी चीज तो ये सीखी कि अगर लाइफ में इस दुख से मैं उबर सकता हूँ तो कितना भी बड़ा दुख आ जाए मैं उबर जाऊंगा। आपको लगता है ये सबसे बड़ा दुख है? हाँ डेफिनेटली। इससे बड़ी इंटेंस फीलिंग कुछ नहीं हो सकती। ओके हाँ। अच्छा चलिए, आप उस फेज में हैं जब आपका दिल टूटा था, ऐसे टाइम में आप उन यंगस्टर को क्या कहेंगे जो जिनका शायद दिल टूटा हो और वो भी स्टार्टअप में ही हो? ओके, तो ऐसे टाइम पे सबसे पहली चीज, अगर आपको मूव ऑन होना है तो मूव ऑन होने के लिए सबसे पहले तो आपको पूरी तरह से कनेक्शन कट करना पड़ेगा। बीच में कुछ भी कीड़ा कांडी हुई तो आप फिर से आपकी वो बीच में मूव ऑन जर्नी वो डिस्टर्ब होगी, और फिर आप फिर से आपको कुछ उम्मीद जगेगी, हो पाएगी, फिर आपका हार्ट ब्रेक होगा। तो उस तरह से मूव ऑन नहीं हुआ जाता। मतलब आप ये कह रहे हो कि उस बंदा बंदी से पूरी तरह से कनेक्शन कट कर दो, सब कुछ मेमोरी अपने फोन से हटा दो, सब कुछ मेमोरी अपने माइंड से हटाने की कोशिश करो, और कहीं से कोई कनेक्शन ना रहे, मतलब वो दुनिया से गायब हो गया बंदा आपके लिए, इस तरह से आप कनेक्शन आपको करना है। अच्छा। और वापस कभी नहीं आना चाहिए आपकी तो लाइफ में। क्या आप ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि जब आपका स्टार्टअप का जर्नी चल रहा है या फिर आप कुछ सपने लेकर चल रहे हैं, जब तक वो सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक आप डिस्ट्रैक्टिव मत हो, मतलब ऐसे लव शब्द में बिलीव ही ना करो? डिपेंड करता है यार आप किस पर्सन के साथ में हो। नहीं मैं इसको ये नहीं कहता कि आप अवॉइड करो कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो अवॉइड करने हम नहीं कहता। हो सकता है कि अगर सपोर्टिव पार्टनर हो तो आपको लेवरेज मिले इससे, आपको शायद वो एक कोई पर्सन साथ में मिल जाए जो आपके स्ट्रेस को हैंडल कर पाए, जो आपको स्ट्रेस में आपको सपोर्ट करे, तो वहां पर तो ये चीज लेवरेज देती है। तो मैं इसके लिए नहीं कहता, लेकिन मैं वो फिर से आता हूँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी वहां पर, कि वो मोन का डिस्टर्ब मत करो बीच में। डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो मोन जर्नी आपकी आप हील नहीं हो पाओगे। डिस्टर्ब मत करो, उम्मीद छोड़ दो पूरी तरह से, और सब कुछ डिलीट करो, सब कुछ हटाओ चीजें, कनेक्शन पूरी तरह से कट करो। बीच में ये ना हो कि आप कर रहे हो मैसेज, वो कर रहा है मैं सामने वाला मैसेज, इस टाइप से कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सब कुछ टाइम पे छोड़ दो। राइट। टाइम इतना कमाल का हीलर है, सब कुछ हील कर देता है। बड़े से बड़े पेन, बहुत डीप पेन, इंटेंस फीलिंग वाले पेन, सब कुछ टाइम के साथ में हील हो जाते हैं। हील होने ही होने। आपको लगता है मतलब ऐसे टाइम पे हर कोई ये सोचता है, हर कोई सबसे पहली फीलिंग क्या होती है, यार ये कब तक चलेगा, मतलब ये मतलब मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मतलब सडनली ये चलता ही रहता है, मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मुझे आगे शायद किसी से प्यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबके मन में आता है, हर किसी के मन में आता है, लेकिन हर किसी को वापस प्यार हो जाता है, हर किसी के मन में फीलिंग आ भी जाती है फिर से, और वो आपको भी हुआ? हाँ, और हाँ, तो हर किसी के मन में वो फीलिंग आ भी जाती है और हर कोई मूव ऑन हो भी जाता है। तो बस आपको क्या करना है, अपने आप को कहना है कि मैं मूव ऑन होने के लिए तैयार हूँ, बस इतना आपको कहना है। बाकी यूनिवर्स देख लेगा कि कैसे करना है। सामने वाले को माफ करो। जो फाइनल स्टेज होती है ना, पता है कि मतलब अगर कोई ब्रेकअप से अगर मूव ऑन हो रहा है तो फाइनल स्टेज क्या है, एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस। जब तक आप सामने वाले को माफ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब उसके 3-4 साल बाद तक भी कुछ बात हो गई, कहीं से कुछ ट्रिगर हो गई चीज, किसी ने बात कर दी, कोई कुछ दिख गया, तो फिर से आपको डिस्टर्ब करेगी चीजें। आपको उस फेज में पहुंचना है जहां पर सामने वाले का कुछ भी दिख जाए, पता चल जाए, आपको 0% फर्क पड़े, 0%। Forget and forgive। उसको माफ कर दो पूरी तरह से। जितने जल्दी माफ करोगे, एक्सेप्टेंस लाओगे अपने अंदर, उतना जल्दी आप मूव ऑन कर जाओगे। तो फाइनल स्टेज वो होती है। तो माफ करने के लिए बस आप रेडी रहो, अपने आप से कहो मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। कैसे माफ करना, ये यूनिवर्स देख लेगा। ये बहुत पावरफुल लाइन है। मतलब आप उस फेज में जहां पर किसी इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया हो और आप सोचो मैं कैसे माफ कर दूं, वो भी इनिशियल टाइम में बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबल ही नहीं है। आपको बस अपने आप से ये कहना है कि मैं माफ करने के लिए रेडी हूँ, मैं माफ नहीं करूंगा, कोई चीज नहीं, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। यूनिवर्स देख लेगा कैसे माफ करना है। बस ये आप अपने माइंड में बिठा लो, अपने हार्ट को किसी और इंसान के लिए ओपन रखो, अपने आप को रेडी रखो, मूव ऑन होने के लिए आप हो जाओगे। बिलीव में कितना भी इंटेंस पेन है, कितनी भी
बुरी आपकी जर्नी रही हो, आप हील हो जाओगे। बस टाइम पे ध्यान दो और टाइम सब कर देगा। ओके दीपक जी, अगर आपको 16 ईयर की एज में फिर से जाने का मौका मिले तो आप उस टाइम पे क्या चेंज करना चाहेंगे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। यू थिंक कि आपने अच्छा स्टार्ट किया था? एवरीथिंग जो मैंने किया सब कुछ परफेक्ट किया, सब कुछ बेस्ट किया। ग्रेट। और ये जो फेस आया बीच में, मैं इसको भी नहीं बदलूंगा। ओके। उस टाइम में सोच सकता कि मैं शायद मैं बदलूंगा, लेकिन अब जाकर मैं सोचता हूँ कि नहीं, वो जो वो सही, उसने भी आपको स्ट्रांग बनाया था। उसने स्ट्रांग बनाया, उसने सिखाया चीजें। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, 1.5 साल तो मुझे लग गया उस इंटेंस फीलिंग से बाहर आने में। 3 साल लगे मुझे फॉरगिव करने में, जब मुझे पता चला कि फॉरगिव करने से ये चीज होती है। तो 3 साल तक मुझे तो इसका रहा। सेकेंड टाइम जब मेरे साथ ही हुआ, तो आज मुझे 6 महीने हो चुके हैं, जो लास्ट मेरा रिसेंट ब्रेकअप हुआ था उससे 6 मंथ, और मैं ऑलमोस्ट 4 महीने में हील हो गया सिर्फ पुरानी वाली चीज। क्योंकि मुझे माइंड में था कि अगर मैं उससे टेकल कर गया, क्योंकि बहुत इंटेंस था वो भी, अगर मैं उससे टेकल कर गया तो यहाँ भी मैं टेकल कर सकता हूँ। तो वो चीज थी। अभी भी मुझे लगा था, ये सब होने के बाद भी मुझे अभी लगा था यार मैं इससे भी हील हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। बहुत इंटेंस फीलिंग थी अभी भी, मैं इससे हो पाऊंगा मूव ऑन, पता नहीं कब होगा, क्या रहेगा, कब तक ये फीलिंग रहेगी। अजीब सी फीलिंग थी, पता नहीं किसी और इंसान के लिए आएगी कि नहीं आएगी, क्या चलेगा पता नहीं, लेकिन वो आ गई। किसी चीज का रिग्रेट है आपको कि लाइक इस जर्नी की वजह से वो छूट गया? सॉरी, किसी चीज का रिग्रेट है आपको कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की तो इसके वजह से वो छूट गया? वही कहूंगा यार, वो जो फर्स्ट टाइम वाला जो था, काफी सारे ड्रीम्स चले गए। तो क्या ये इसके आपने ये कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी चूज की तो उसके वजह से टूटा था? नहीं, दैट वाज काइंड ऑफ रिजेक्शन। हाँ, एक लंबा फेज चला वेटिंग का, फिर रिजेक्शन। ओके, वो तो सीन था। ओके, हाँ, तो वो सीन था। लेकिन हाँ, उसकी वजह से बहुत चीज चली गई। सबसे मेन चीज जो गया वो कॉन्फिडेंस गया था। हाँ, कॉन्फिडेंस गया मेरा। मतलब मैं क्रिएटर होकर कैमरा के सामने नहीं आ पा रहा था, ऐसा कॉन्फिडेंस चला गया। सोशल एंजाइटी आ गई, अजीब सी इनसिक्योरिटी आ गई। मैं इतना कुछ हो करके भी अपने आप को सड़े से सड़े बंदर से कंपेयर करके अपने आप को नीचे गिरा रहा हूँ। तो मतलब तमाम चीजें हुई, बहुत पेनफुल दैट वाज। सॉरी फॉर दिस। नहीं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मैं हील हो चुका हूँ, मैंने फॉरगिव कर दिया सब कुछ। तब मुझे 0% फर्क पड़ता है किसी भी चीज के बारे में बात करने से, किसी के बारे में सोचने से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस स्टेज में आपको आना होता है, तब आप एक्चुअल में हील हो पाते हो। ग्रेट। आपको क्या लगता है कि जो कॉलेज का जो सिलेबस है उसमें कंटेंट क्रिएशन जैसा टॉपिक आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। आप इतना ज्यादा इसको सपोर्ट करते हैं फिर भी कह रहे नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। सीखने वाला वहां नहीं सीखने वाला वहां से भी नहीं सीखेगा, सीखने वाला डायरेक्टली सीख लेगा। इतना प्राइम कंटेंट मैंने बना रखा है। बट क्रेज तो है ही आज के यंगस्टर में। भले, पर यार उस सिलेबस में आ भी गया तो क्या सिखाएंगे? वो वहाँ पे डेफिनेशन लिखी रहेगी चीजों की, तो थ्योरेटिकली कुछ नहीं होने वाला उससे। इससे अच्छा तो ना ही आए तो जो चल रहा है चलने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। प्रैक्टिकली तो आप यहाँ पर आकर सीखोगे, हम जो बताएंगे वो डेप्थ वाला नॉलेज आप लोगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। बाकी उधर सिलेबस में आ जाएगा तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, जो पढ़ेगा भी और जो करना चाहता होगा वो भी उसको 2-3 बार पढ़ करके हटा देगा कि भाई इससे अच्छा तो यूट्यूब मिल जाएगा। ये थ्योरेटिकल वो उसमें क्या लिखेंगे, कंटेंट क्रिएटर क्या होता है। जब कोई पर्सन बैठ करके इस तरह से शूट करता है कंटेंट क्रिएटर, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो सिलेबस में कुछ काम नहीं आने वाला। मैं नहीं चाहता इस तरह से हो। इसके लिए फिर अलग से कोर्सेज ही होते हैं, आप वही करो ना डायरेक्टली, डेडिकेटेडली जो कोर्सेज हम बनाते हैं उस तरह के। तो वो कोर्सेज कहाँ से लेने चाहिए? वो हमारी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। मैंने वॉइस ओवर पे कोर्स बना रखा है, स्क्रिप्ट राइटिंग पे कोर्स मेरा, थंबनेल डिजाइनिंग पर है, वीडियो एडिटिंग पर हमारा कोर्स है। और ये नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं, मेरे सेकंड पेज पे जहां पर आज मैं पॉडकास्ट करता हूँ, दीपक दाई 2.0 यूट्यूब चैनल पर, उस पे 1 साल पहले तक 2 साल तक मैंने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बनाया है। बहुत प्राइम लेवल का कंटेंट, तो आप वो जाकर के देख लो। ठीक है। तो आज के टाइम पे जैसे कि कंटेंट क्रिएशन लोग करते तो हैं और कंसिस्टेंट भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलतियां करते हैं। शायद उन्हें नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करे या फिर कैसे डाले, किस तरीके से। जैसे आपने कहा कि कई बार टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारा जो गाइडेंस है, ये जो लर्निंग है, लोगों के पास कई बार स्टार्टिंग में लोग पैसे भी नहीं डालना चाहते हैं, राइट? तो वो कैसे मैनेज करे? स्टार्टिंग में और सारी चीज मैनेज नहीं हो सकती। आप ये चीज भी सोचो, मैं फिर से अपनी बुक पे आऊंगा, प्रमोट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि चीजें सारी कनेक्ट हो रही है। मैंने अपनी बुक में वही लिखा है जो कि मैं मानता हूँ, मैंने अपनी बुक में वही लिखा है। तो मेरी बुक का 2nd चैप्टर ही है बैलेंस्ड लाइफ अ मिथ। बैलेंस्ड लाइफ जो है बहुत बड़ा मिथ है। आप चाह करके भी सारी चीज मैनेज नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते, खास करके तब जब आप किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हो जहां पर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, जहां पे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, आप हाई अचीवर बनने वाले हो, तो आप सब चीजें नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ, मतलब कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ ये। तो सारी चीजें मैनेज आपकी स्टार्टिंग में नहीं होगी। आपका सेंटर ऑफ द फोकस सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूँ इस पर्टिकुलर चीज में। कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल थोड़ी अच्छी हो, मेरी टॉपिक सिलेक्शन की स्किल अच्छी हो, मैं सही से डिलीवर कर पा रहा हूँ कंटेंट अच्छे से बना पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ। तो ये चीज पहले आप काम करो ना, इन चीजों पर आप फोकस करो। बाकी टाइम विद टाइम आप
थोड़ी बहुत चुटकुट पुटकुट चीजें होती है 20%, वो आप सीख जाओगे विद टाइम। बाकी आपने बात की कंटेंट अपलोड करना, इन सब का टेंशन वगैरह रहता है। टाइमिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रात की 2 बजे भी डालो तो यूट्यूब पे कोई फर्क नहीं पड़ता लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टा पे भी वैसे नहीं पड़ता, पर थोड़ा सा पड़ता है। हाँ, इंस्टा पे भी आप इवनिंग का टाइम चूज कर लो, 7 बजे डालो, आप 8 बजे तक सबसे ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं, 8 9 10 बजे के आसपास, तो आप 7 बजे डालो। इंस्टा थोड़ा बहुत देखेगा वीडियो को, उसके बाद में शायद 8 9 10 तक थोड़ा पुश कर देगा। अब वहां पर ही बात वही आती है कि अगर रील बहुत अच्छी है आपकी तो कभी भी डालो, चल जाएगी। नहीं अच्छी है तो सारा टाइमिंग वगैरह सब मैनेज करके कर लो, नहीं चलेगी। राइट। तो मेन तो कंटेंट ही आता है, मेन कंटेंट आता है। हाँ, ग्रेट। तो ये सारे टॉपिक्स पे अगर मैं बात करूं कि एक जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, राइट, तो आपके भी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसका आंसर आप कहाँ से लेते थे? यूट्यूब से ही? हाँ, सारे यूट्यूब से। कोई आइडिया लेना हो या कंटेंट क्रिएशन? सब कुछ। और एक्चुअली उस टाइम ना मिलता नहीं था कंटेंट, बनाने वाले कम थे। हाँ, अब तब तो खैर बहुत लोग आ गए, हर तरह की चीजें मिल जाए यूट्यूब पर। उस टाइम बहुत कम कंटेंट क्रिएटर थे, और कुछ फिर इतना वाहियात कंटेंट तरीके समझाते थे, तो उसको भी हमें देखना पड़ता था कि यार यही ऑप्शन ही नहीं है ना, अंधों में काना राजा, तो कुछ बचा ही नहीं वहां पर। तो सॉरी, कहावत मैंने गलत यहाँ पर कनेक्ट कर दी, तो वहां पर कुछ देखने के लिए है ही नहीं। तो जो है उनको देखा, लेकिन उनसे भी मैंने सीखा। फिर उनको कुछ को मैं कमेंट करता, कुछ से मैं चीजें पूछता। मैं ग्रेटफुल हूँ, पता नहीं वो यूट्यूब चैनल भी कहाँ आज, पता नहीं आज, लेकिन वहाँ पे मैंने कमेंट किया उस यूट्यूब चैनल पे, मुझे कुछ चाहिए था सॉल्यूशन, तो उसने मुझे रिप्लाई किया। फिर मैंने उसका रिप्लाई पे मैंने यार मेरा ये नहीं, मेरा ये इशू है, उसने भी उसका रिप्लाई किया, उसने सारी चीज बताई, मुझे समझाई वो चीजें। तो आज भी मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि यार उस टाइम वो चीज पता चल गया, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता। मतलब इस तरीके से भी आपने काफी लर्निंग सब कुछ मैंने, हाँ, सब कुछ ऑनलाइन ही देखा, ऑनलाइन ही सीखा, खुद से ही सीखा। दीपक जी, आपके अलावा आपको क्या लगता है कि 2 ऐसे नाम जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट क्रिएशन है उनका? यार बहुत कंटेंट क्रिएटर है यार, जो सबसे आपके अलावा, हाँ, ऐसे कौन 2 नाम? मेरे अलावा तो भाई 1000 क्रिएटर है जो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आप मेरे नॉन में है उनका पूछना चाहती है? जो मुझे लगता है कि जो मेरे फेवरेट है। हाँ, बिल्कुल आपके फेवरेट में ही पूछ रही हूँ। कंटेंट क्रिएशन में ध्रुव राठी। हाँ। और सेकंड नाम मैं संदीप माहेश्वरी, लेकिन उनको मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर का भी देखता नहीं हूँ, पर उनका नाम मैं लेता हूँ क्योंकि वो लाइफ की मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही रहे हैं। तो लेकिन ऐसे कंटेंट क्रिएटर में उनको नहीं देखता। कंटेंट क्रिएटर में अगर मैं सेकंड नंबर पे किसी को रखूंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरी चॉइस भी ना टाइम साथ बदलती रहती है। कि आज ये अच्छा लगा, शायद कुछ टाइम बाद कोई और अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन ध्रुव राठी का ऐसा है कि यार पिछले 1.5-2 साल से क्या सस्टेनेबल ग्रोथ उसने पकड़ी है, क्या कमाल की रिसर्च है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल, उसको एंगेज करने की क्षमता लोगों को कमाल की है। बस वो है कि किसी एक चीज पे वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो रहते हैं, वो बायस्ड हो जाते हैं कई बार, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी जो कंटेंट क्रिएशन में जो सीखने को है ना, उनसे लाजवाब है। तो ध्रुव राठी लेवल का तो कुछ लगता नहीं है। सेकंड में फिर भी रखना हो तो आशीष चंचलानी। हाँ, मैं एक्चुअली माइंड में था एकदम, आया नहीं, क्योंकि मैं नीश इधर आ रहा हूँ, मैं अपनी नीश में देख रहा हूँ सारा, जो मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है देखना। तो यार मैंने कि उसका माइंड से निकल गया। हम बात सारी इधर ही कर रहे हैं ना, मोटिवेशन की, सेल्फ हेल्प की, यूट्यूब की, तो मैं इधर ही देख रहा था। आशीष चंचलानी मुझे बहुत पसंद है। आशीष चंचलानी बिकॉज कॉमेडी है ना, कॉमेडी एक्टिंग और डायलॉग प्रेजेंटेशन, और मतलब कमाल का डायलॉग वो। ग्रेट। अगर पूरे वर्ल्ड में आपको मौका मिले किसी 2 लोगों से मिलने का, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ही, तो वो 2 लोग कौन होंगे पूरे वर्ल्ड में? या आशीष चंचलानी, और सिर्फ वही है। बाकी तो मैं एक्चुअली मैं संदीप सर से मिल चुका हूँ, विवेक बिंद्रा सर से मिल चुका हूँ, सोनू शर्मा सर से मिल चुका हूँ। तो उनसे आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? किनसे? आशीष चंचलानी से नहीं, बस मिल लूँ, हाई हेलो कर लूँ, गले मिल लूँ उनसे, और बस बता दो कि मैं कब से देख रहा हूँ, अगर आपको आपके अच्छे वीडियो लगते हैं, बस इतना ही मुझे मिल जाएगा, काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, यूट्यूब के बारे में मुझे पता है ऑलरेडी, और सबको सब कुछ पता ही होता है। बस जो जितना डिजर्व करता है, जो जितनी मेहनत करके अचीव कर सकता है, वो कर लेता है। जितना मैंने किया मुझे पता है मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ, तो मुझे मिल गया, इतना मिलना था, मुझे पता है वो। मुझे कुछ नहीं, बस मिल लूँ, मैं फोटो ले लूँ और हाई लो जाए, दैट्स इनफ। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं रखनी। तो अगर मतलब ये हो कि उनके साथ मौका मिल जाए आपको ऐसे पॉडकास्ट करने का, तो आप कौन सा टॉपिक उनके साथ कवर करना चाहेंगे? That was my question. मैं उनका कंटेंट क्रिएशन का पूरा जो स्ट्रक्चर है, कि उनकी स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, कौन करता है, आपका उसमें कितना रोल होता है, कितना आप टैक्स लेते हो उस डायलॉग को डिलीवर करने के लिए, कॉमेडी जो दिखती है, तो अगर आप लाइफ के बैड फेस में हो, उस वक्त आप कॉमेडी वीडियो कैसे बनाते होंगे, ये क्वेश्चन होता है। हाँ, तो वो सारी चीजें में जो बिहाइंड द सीन है ना, वो जानना चाहता हूँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके सबसे बड़े इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? कंटेंट क्रिएशन में संदीप माहेश्वरी सर फर्स्ट वो थे। सेकंड था
टीम फेयरलेस, जो Team कि एक Fearless. यूएसए का चैनल है, ओके मोटिवेशनल चैनल है, बहुत शानदार है, बहुत प्राइम लेवल का कंटेंट बनाते थे। तो मैंने अपने स्टार्टिंग के 8-10 महीने में तो इंडियन जो कंटेंट था उससे सीखा, उसको मैंने फॉलो किया, उससे इंस्पिरेशन लेकर के। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से सीखा कि वो किस तरह से एडिटिंग करते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कैसे कंटेंट लिखते हैं, कैसे टॉपिक्स लाते हैं, कैसे वॉइस एडिटिंग करते हैं, बहुत बारीकी से बहुत ऑब्जर्व किया। तो वो मेरी इंस्पिरेशन फिर रही है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच दीपक जी, आपके Thank साथ you. बात करके बहुत ही मजा आया मुझे भी। और आई होप आप लोगों को भी काफी हेल्प हुआ होगा इस पॉडकास्ट के जरिए। और जैसे कि दीपक जी ने तो काफी सारी चीजें बता दी है, बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जल्द ही मिलते हैं एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जैसा इनका नाम है सपना, ऐसा ये काम कर रहे हैं, लोगों को ड्रीम्स सिखा रहे हैं। ड्रीमर्स, क्या नाम का चैनल ड्रीम का? पॉडकास्टर। ड्रीम पॉडकास्टर। और ये काफी बड़े बड़े लोगों को ला रहे हैं जो कि आपकी ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेंगे। अगर आपका कंटेंट क्रिएशन में कोई ड्रीम है तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में डेफिनेटली आपका वो ड्रीम अचीव हो सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। सपना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी में। मेरी कोई हेल्प लगती है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से लोगों को लाते रहिए और लोगों के ड्रीम्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करते रहिए। थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू।